हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं फिर से डिस्कस करूंगा इग्नू सेकेंड ईयर जो एमए कर रहे हैं इग्नू से, यानी जिनका एमए सेकेंड ईयर है इग्नू से। तो उनका एक फर्स्ट पेपर जो होता है वो होता है आपका कौन सा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रही होगी, ये पेपर का ही आगे वाला फ्रंट पेज है। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी उनका जो फर्स्ट पेपर होता है, जो कि काफ़ी स्कोरिंग माना जाता है इग्नू के एमए के प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर में लगता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर वाले इसको स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। तो इसका जो मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 शॉर्ट नोट्स हमारे लिखने को आते हैं, 10-10 मार्क्स के 2 शॉर्ट नोट्स आते हैं और 80 मार्क्स के हमारे बाकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब जो 10-10 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनमें एटलीस्ट हमको 3 पेज का तो लिखना ही लिखना होता है, वो भी अगर हमारा रेलिवेंट कंटेंट है तो। ठीक है, तो इसी क्रम में आपको पता है कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन था हेमार्चे हम कर चुके थे। 2020 एमए का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं दिसंबर का। अब जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक दिया है शॉर्ट नोट्स में, पिछली बार वो दिया पोएटिक डिक्शन। ये हम सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इग्नू के क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए ज़्यादा चांसेस रहते हैं उन्हीं की दोबारा रिपीट होने की। ठीक है, एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही होंगे, ऐसा माना जाता है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ यानी पोएटिक डिक्शन की ओर, कि हम पोएटिक डिक्शन टॉपिक पे शॉर्ट नोट कैसे लिखेंगे, 10 मार्क्स हमारे कैसे आएंगे। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग राइटिंग वगैरह पे ना जाएं, आप बस देखिएगा कि आपके रिलेवेंट आपको कंटेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो पोएटिक डिक्शन होता क्या है, सबसे पहले हमने ये डिफाइन कर देना है हेडिंग में कि वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि लिखने वालों को पता है कि जो पोएटिक डिक्शन की थ्योरी थी वो किसने दी थी, वर्ड्सवर्थ ने दी थी। ठीक है, तो ये एक चीज़ पता चलेगी। उसके बाद हमने कोई कोटेशन डाल देना है, हिज थ्योरी सेज पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये आप काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे होंगे इस कोटेशन को, कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। मतलब स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग का मतलब है कि वो जिसे हम कहते हैं कि बस वो बहते जा रहा है। ठीक है, यानी स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, स्पॉन्टेनियस का मतलब उसमें विचार आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं और हम लिखते जा रहे हैं। तो वही क्या होती है आपका, ये चीज़ कही थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट अब मैं जो मेन टॉपिक है वो है हमारा डिक्शन। तो पोएटिक डिक्शन में डिक्शन जो वर्ड है उस डिक्शन का मतलब क्या होता है। डिक्शन का मतलब होता है चॉइस ऑफ वर्ड्स विच लेंड्स अ यूनिक स्टाइल फॉर ईच इंडिविजुअल पोएट और ऑथर। ठीक है, क्या होता है चॉइस ऑफ वर्ड्स विच लेंड्स अ यूनिक स्टाइल फॉर ईच इंडिविजुअल पोएट और ऑथर, यानी किसी भी पोएट और ऑथर का जो जो आपका इंडिविजुअल उसका कलेक्शन होता है या इंडिविजुअल जो उसकी चॉइस होती है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को लेके। फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी पोएट और ऑथर की जो इंडिविजुअल चॉइस होती है किसी वर्ड के सिलेक्शन को लेकर के, यानी किस तरीके की वोकेबलरी, किस तरीके का वर्ड वो उस पोइट्री में यूज़ करना चाहता है, वही क्या होता है आपका पोइटिक डिक्शन होता है, यानी उसका सिलेक्शन ऑफ वर्ड। आप यहाँ पे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, पोइटिक डिक्शन इक्वल टू ऐसे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी 2-4 लाइनें तो कवर हो जाएंगी। इसको आप ऐसे गोला कर दीजिए वो आप पोइटिक डिक्शन को, और सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को भी आप गोला कर दीजिएगा। उससे आपका जो कहते हैं ना कि जो फर्स्ट साइड पड़ती है एग्जामिनर की, वो थोड़ा सा उसमें आपको एज मिल जाएगा ताकि आपके वो मार्क्स अच्छे रखे। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है वो किया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज प्राइमरली अ पोएट एंड नॉट अ क्रिटिक। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर हिज व्यूज ऑन पोइट्री आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड कैन बी फाउंड इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट। इसको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, हाउएवर हिज व्यूज ऑन पोइट्री आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड कैन बी फाउंड इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट। यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि जो वर्ड्सवर्थ की व्यूज़ हैं किसी भी पोइट्री को लेके, वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, लिरिकल बैलेट के प्रीफेस में हमको देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट कहते हैं। Next, the aim of writing the preface was to introduce the readers poem of a new kind, both in the theme and style. फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया द एम ऑफ राइटिंग द प्रीफेस, यानी जो आपका प्रीफेस ऑफ टू द लिरिकल बैलेट था, उसको लिखने का एम क्या था, टू इंट्रोड्यूस द रीडर्स पोएम्स ऑफ अ न्यू काइंड, यानी ताकि हम रीडर्स को बता पाएँ कि जो नई पोएम्स होंगी वो किस प्रकार की होंगी, बोथ इन द थीम एंड स्टाइल, यानी ताकि हम रीडर को ये बता पाएँ कि जो नई पोएम होंगी, अब जो नई कविताएं आएंगी जिनको वर्ड्सवर्थ यानी आप ये कहते हैं जिनको हम वर्ड्सवर्थ की सेंचुरी में लाएंगे, वो थीम और स्टाइल को लेके किस तरीके की नहीं होंगी, वो बताया था किसमें, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट में। और यही प्रीफेस लिखने का उद्देश्य भी था कि अब जो पोएम आएंगी वो थोड़ा सा जो आपका क्लासिक्स ट्रेंड चलता आ रहा था पोएम्स का, उनसे हट कर होंगी। क्योंकि क्लासिक ट्रेंड्स में क्या होता था कि राजा की प्रशंसा में पोएम्स लिखी जाती थी या प्रजा की प्रशंसा में लिखी जाती थी, और उनकी जो जो लैंग्वेज होती थी वो भी थोड़ा बहुत हाई क्लास तरीके की होती थी। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे वो है
3 मेन प्रिंसिपल ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन। इस तरीके के अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत तो मार्क्स में आपको फ़ायदा होगा ही होगा। तो 3 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन ये आपको इग्नू की बुक में मिल जाएगा, ज़्यादा आपने हेडेक नहीं लेना है। तो 3 मेन प्रिंसिपल ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन क्या कहते हैं? लैंग्वेज, वर्ड्स और इमेजिनेशन। ये है नॉर्मल चीज़, बस मैंने ऐसे इसको ऐसे डायग्राम में इसलिए बनाया है ताकि आप लोग हाउ टू राइट आंसर ये चीज़ सीख पाएँ, क्योंकि ओपन में क्या होता है डायग्राम के भी काफ़ी मार्क्स होते हैं। तो जो 3 मेन प्रिंसिपल थे वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डिक्शन के, वो क्या कहते हैं? एक तो लैंग्वेज, वर्ड और इमेजिनेशन। लैंग्वेज के लिए वर्ड्सवर्थ का कहना था कि रियली यूज्ड बाय मैन, यानी कोई भी अगर हम पोएम लिखते हैं तो उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? उसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिसको आदमी अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करता हो। दूसरा, वर्ड्स कैसे होने चाहिए? इट शुड बी फिल्टर्ड एंड रिफाइंड। इट शुड बी फिल्टर्ड एंड रिफाइंड, इसका मतलब ये कि वर्ड्सवर्थ का ये कहना था कि जो भी हम वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी पोएम में वो हमारे फिल्टर और रिफाइन होने चाहिए। होने तो वो डेली लैंग्वेज की, डेली जो हमारी रूटीन लैंग्वेज होती है, जो विलेज लैंग्वेज होती है, जो हमारा विलेज का डिक्शन होता है, आम बोलचाल की भाषा ही होनी चाहिए, लेकिन उसमें से फिल्टर्ड और रिफाइंड जो हमारे वर्ड्स निकलते हैं उन चीज़ों को हमने पोइट्री में यूज़ करना है, ऐसा वर्ड्सवर्थ कहते थे। नेक्स्ट, इमेजिनेशन, सर्टेन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन, यानी वो वर्ड्सवर्थ का कहना था कि हमारी इमेजिनेशन बहुत, यू कैन से, बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें अलग अलग इमेजिनेशन, कलर का मतलब क्या है? हमें अलग अलग टाइप की इमेजिनेशन का पोइट्री में यूज़ करना है। नेक्स्ट, इन द प्रीफेस वर्ड्सवर्थ ऑल्सो एम्फेसाइज हिज कमिटमेंट to writing in the ordinary language of people, not highly crafted poetical। वही बात प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने क्या बताया है कि उसका जो कमिटमेंट है ऑर्डिनरी लैंग्वेज ऑफ पीपल, कि जो भी वो पोइट्री लिखेगा उसमें कैसी लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए? ऑर्डिनरी लैंग्वेज ऑफ पीपल यूज़ होनी चाहिए, हाईली क्राफ्टेड पोइटिकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं होना चाहिए। यानी हाईली जो क्राफ्टेड लैंग्वेज होती है जिसको राजा महाराजा लोग या जो हाई क्लास लोग पढ़ते हैं वैसी लैंग्वेज पोइट्री की नहीं होनी चाहिए, ऐसा वर्ड्सवर्थ का क्या था? कमिटमेंट था। किसमें? उसके प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट का जो प्रीफेस लिखा था उसमें। नेक्स्ट, द पोएम डिपिक्ट रियलिस्टिक कैरेक्टर्स इन रियलिस्टिक सिचुएशन सो कंटेन अ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव एलिमेंट। द पोएम डिपिक्ट रियलिस्टिक कैरेक्टर, पोएम डिपिक्ट करे इन रियलिस्टिक सिचुएशन में। पोएम कोई भी अगर राइटर लिखता है, पोएट या ऑथर लिखता है, तो उसका जो डिपिक्शन होगा वो ऐसा होना चाहिए कि पोएम को पढ़ते वक्त उसको ऐसा लगे जैसे कि वो रियलिस्टिक कैरेक्टर में जी रहा है, और वो जो रियलिस्टिक कैरेक्टर बनाए होने चाहिए वो रियलिस्टिक सिचुएशन को देखकर ही बनाए होने चाहिए। सो कंटेन अ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव एलिमेंट, ताकि उस पोएम में हमको एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव एलिमेंट देखने को मिले। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग नैरेटिव एलिमेंट को हम लोग हिंदी में कहेंगे जो आपका एक खास और एक मजबूत व्याख्यान तत्व, जिसको हम बोलते हैं नैरेटिव का मतलब क्या होता है? नरेट करना, व्याख्यान करना, ताकि हमको उसमें एक बहुत ही भारी भरकम तत्व देखने को मिल जाए। तो इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने कहा है हमें पोएम भारी भरकम लगे, उसमें हमें एक तरीके से जान आ जाए पोएम में, इसलिए हमको पोएम में रियल कैरेक्टर का और रियल सिचुएशन का यूज़ करके हमको पोएम को लिखना चाहिए। ही यूज लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, और आपको पता है कि वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि वो कॉमन मैन की लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हैं। तो ये हमारा पहला पेज कंप्लीट हुआ। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पेज में। ये तो हमने कल करा था मार्चिया। अब जो नेक्स्ट पेज बनाऊंगा मैं इस तरीके का बनाऊंगा, पोएटिक डिक्शन डिनोट्स। अब इससे क्या होगा? आपका आधा पेज कवर हो जाएगा। ये आएगा आपका पोएटिक डिक्शन। तो पोएटिक डिक्शन क्या डिनोट करेगा? एक तो आपका स्ट्रक्चर डिनोट करता है कि यह हमारे पोएम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो भी पोएटिक डिक्शन के अंदर आता है। दूसरा, हम कैसे सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं वो भी किसके अंदर आता है? आपका पोएटिक डिक्शन के अंदर आता है। मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक तो मैंने आपको बताया कि हम कैसा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं वो भी पोएटिक डिक्शन की ओर आया, और हम कैसे सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं वो भी पोएटिक डिक्शन में आएगा। दूसरा, हम कैसे वर्ड्स पोएम में यूज़ करते हैं वो भी किस में आएगा? पोएटिक डिक्शन में। और हमारी फिगरेटिव लैंग्वेज क्या रहती है वो भी किस में आएगा? पोएटिक डिक्शन में। इसके साथ साथ पोएम्स में जो भी हम फ्रेज यूज़ करेंगे वो भी पोएटिक डिक्शन का पार्ट है। डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन एवरीडे लैंग्वेज, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन एवरीडे लैंग्वेज। ये एक तरीके से आपका एक डायग्राम बन गया ताकि आप इसको एग्ज़ाम में बनाएं और आप अच्छे मार्क्स कवर करें। इससे होगा क्या कि आपका लगभग आधा पेज तो आपका कवर हो ही जाएगा, ठीक है। ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये वाला, तो ये वाला जो डायग्राम है इससे आपका आधा पेज कवर हो जाएगा और ये काफ़ी एज देगा आपके आंसर्स में, ठीक है। तो ये इस तरीके के आपके डायग्राम पर यूज़ करने हैं। नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ लाइन्स की ओर। फिर मैंने इसी का छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है, विच इज़ नॉट कॉमन इन ऑर्डिनरी यूज़ बट विच इज़ एक्चुअली द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। ये इसी की लाइन्स हैं।
नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ, एडमंड स्पेंसर, जेके हॉपकिंस, दे यूज डिक्शन दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन एवरीडे स्पीच। वो थोड़ा सा हमने आंसर में बाहरी चीज़ें भी ऐड करनी, तो हमने क्या लिख दिया, एडमंड स्पेंसर, जेके हॉपकिंस, दे यूज डिक्शन दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन एवरीडे लैंग्वेज। यानी वर्ड्सवर्थ के साथ साथ आपका एडमंड स्पेंसर ने भी और जेके हॉपकिंस ने भी, ठीक है, किसी का यूज़ किया था, आपका डिक्शन का यूज़ किया था जो कि कॉमन एवरीडे स्पीच से रिलेटेड थी, ठीक है। एडमंड स्पेंसर आपको पता है कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। आपका एलिजाबेथन एज में ये काउंट होंगे या आपका नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वाली एज में ही काउंट होंगे, ठीक है, एंग्लो नॉर्मन एज में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एडमंड स्पेंसर की बात हो रही है, ठीक है, फेयर क्यून वाले। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ रोट इन हिज एसेज ऑन एपिटैफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका शो करने के लिए। कौन सा? एसे ऑन एपिटैफ, एसे ऑन एपिटैफ। तो ये कहना चाह रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने अपने एसे ऑन एपिटैफ में क्या लिखा था, लैंग्वेज इज नॉट द ड्रेस ऑफ थॉट बट इट्स इनकारनेशन, कि जो लैंग्वेज है वो थॉट जो यानी हमारे विचारों का आवरण नहीं है, बल्कि वो क्या है, उसका अवतार है। यानी फिर से बता दूं हिंदी में कि जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो हमारी थॉट्स की ड्रेस नहीं है, बल्कि वो उनकी उत्पत्ति है, ठीक है। बहुत ही गहरी बात इसमें कही है, लैंग्वेज इज नॉट द ड्रेस ऑफ थॉट बट इट्स इनकारनेशन। ये भी कोटेशन होगा, एस देगा आपके मार्क्स में। ऐसे ही आपका जो थॉमस ग्रे थे, उन्होंने क्या कहा था, द लैंग्वेज ऑफ द एज इज़ नेवर द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, द लैंग्वेज ऑफ द एज इज़ नेवर द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। ये किसने कहा था? ग्री शार्प ने कहा था, ठीक है। अब मैंने फिर जो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। मैंने बीच में लिखा है वर्ड्सवर्थ, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, रिजेक्टेड द आर्टिफिशियल एंड स्टेगनेंट पोएटिक डिक्शन, मोस्ट नेचुरल एंड नॉट आर्टिफिशियल, यूज़ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन। यानी मैंने वर्ड्सवर्थ की बातों को ऐसे डायग्राम के थ्रू इसमें समझा दिया कि वर्ड्सवर्थ क्या क्या चाहते थे। वो चाहते थे कि रियल लैंग्वेज का यूज़ करे आदमी, ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस का यूज़ उसमें थोड़ा सा कम हो, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट नेचुरल एंड नॉट आर्टिफिशियल, वो चीज़ क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल हो, आर्टिफिशियलिटी ना हो किसमें, उनके किसी भी पोइट्री में। रिजेक्टेड द आर्टिफिशियल एंड स्टेगनेंट पोएटिक डिक्शन, और उन्होंने ऐसे आर्टिफिशियल और स्टेगनेंट पोएटिक डिक्शन को क्या किया था, रिजेक्ट किया था। ये हमारा दूसरा पेज हो गया। अब मैं आता हूँ आपके तीसरे पेज में। थर्ड पेज कुछ इस तरीके का है। अब हमने भैया पेजेस तो भरने ही है, तो हम उसमें कॉलेज को भी ऐड करेंगे। कॉलेज को क्यों? क्योंकि आपकी इग्नू की बुक में यही हेडिंग दी गई है, सेम आप चाहें तो देख सकते हैं, जो आपकी MEG 5 वाली बुक है उसमें, ठीक है। कॉलेज व्यू ऑन थ्योरी ऑफ डिक्शन, तो कॉलेज की थ्योरी ऑफ डिक्शन को लेके व्यूज़ क्या थे। कॉलेज बायोग्राफिया लिटरेरिया इज़ एन एक्सपोजिशन एंड एवेल्यूशन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने आपको बोला कि कॉलेज की जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है वो एक एक्सपोजिशन और एवोल्यूशन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री, यानी वो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को का एक्सपोजिशन और एवोल्यूशन करती है। कौन सी बुक? कॉलेज की बायोग्राफिया लिटरेरिया। टू हिम, ये शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे। टू हिम वर्ड्सवर्थ वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द एज, यानी कॉलेज के लिए वर्ड्सवर्थ क्या है, ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द एज है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको मदद इन नोट से मिल रही है, आप हाउ टू राइट आंसर सीख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करना आप ज़रूर इसको समझेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि किसी न किसी की मेहनत ही यार है ना। और आप इसको शेयर भी करिए, इग्नू के जो भी ग्रुप्स आपके पास बने या कोई साथ वाला है। देखिए आपके से मार्क्स नहीं घटने, आपको एक छोटा सा अगर आप अंगूठा दबा दें और आप शेयर कर दें, इससे होगा क्या, थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमको मिलता है और थोड़ा आंसर्स हम और सर्च करके लाते हैं। तो ये में जो मैंने लाइन लिखी है, टू हिम वर्ड्सवर्थ वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द एज, आपको कॉमन लाइन लग रही है लेकिन अच्छा इंप्रेशन डालेगी आपके आंसर में। वर्ड्सवर्थ वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द एज अकॉर्डिंग टू होम, ST कॉलेज के अकॉर्डिंग। आफ्टर शेक्सपियर एंड मिल्टन ही कंसिडर्ड हिम, यानी जो आपका कॉलेज थे उन्होंने शेक्सपियर और मिल्टन के बाद वर्ड्सवर्थ को क्या कंसिडर किया था, थर्ड ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश, थर्ड ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश। अगर आप इसी बात को इस तरीके से लिखते हैं तो थोड़ा बहुत बात में आपकी जान आएगी और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिखने के नंबर हैं, ठीक है, नो मैटर आपको नॉलेज कितनी भी हो। आई फील माई सेल्फ अ लिटिल मैन बाई हिज साइड, ये एक और कोटेशन आ गया, आई फील माई सेल्फ अ लिटिल मैन बाई हिज साइड। कॉलेज ने कहा था किसको? वर्ड्सवर्थ के लिए कहा था कि आई फील माई सेल्फ अ लिटिल मैन बाई हिज साइड। नेक्स्ट, बट द डिसएग्रीज, बट ही डिसएग्रीज, कौन डिसएग्री हो गया था? कॉलेज। बट ही, अब यहाँ पे से मेन कंटेंट आ रहा है, बट ही डिसएग्रीज विथ वर्ड्सवर्थ व्यू दैट द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी लैंग्वेज ऑफ नेचुरल कन्वर्सेशन ऑफ मैन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल फीलिंग्स।
यहाँ पे जो मेन बात मैं कहना चाह रहा था, कॉलिंस ने डिसएग्रीज कर दिया था, बट ही डिसएग्रीज विद द वर्ड्सवर्थ व्यू। वर्ड्सवर्थ के किस व्यू से वो डिसएग्री हुए? दैट द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी द लैंग्वेज ऑफ नेचुरल कन्वर्सेशन, कि पोइट्री की लैंग्वेज नेचुरल कन्वर्सेशन की लैंग्वेज होनी चाहिए थी। इस बात से कॉलेज क्या थे? डिसएग्री थे। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉलेज ने जो आपकी वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डिक्शन की थ्योरी थी वो उससे डिसएग्री थे। मैन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल फीलिंग्स, ये आपको लाइन समझ आ ही रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैंने एक डायग्राम बनाया, वो मैंने बनाया 3 रीजन थे कॉलेज की आपके डिसएग्री होने के। 3 रीजन थे। एक तो ये था कि दिस रूल इज़ एप्लीकेबल ओनली टू सर्टेन क्लास ऑफ पोइट्री, क्योंकि उनका जो पोइटिक डिक्शन का जो रूल था वो हर क्लास की पोइट्री पे लागू नहीं हो रहा था, वो सर्टेन क्लास की पोइट्री पे ही लागू हो रहा था। दूसरा, दीज क्लासेज इट इज़ नॉट एक्सेप्ट इन सच अ सेंस। तीसरा, इट इज़ यूजलेस इज़ नॉट इन इंजीरियस, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने आपको जो इसमें 3 रीजंस लिखे हैं, ये आप अगर इग्नू की बुक खोलेंगे तभी आपको उसमें दिख पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज ऐसे समझा पाना मुश्किल है। नेक्स्ट जो मैं आपको फाइनल सॉल्यूशन में पहुंचता हूँ, हमने कंक्लूजन कैसे करना है, हमने क्लोजिंग कैसे करनी है क्वेश्चन की। मैंने यहाँ पे लिखा है कॉलेज ऑल्सो ऑब्जेक्ट टू वर्ड्सवर्थ यूलाइजेशन ऑफ द लैंग्वेज, यानी कॉलेज ने वर्ड्सवर्थ जो तारीफ़ किया करते थे लैंग्वेज की ऑफ द रस्टिक, यानी वर्ड्सवर्थ जो ग्रामीण भाषा की जो तारीफ़ किया करते थे, कॉलेज ने उसका भी क्या किया था? विरोध किया था। फाइनली कॉलेज पॉइंट्स आउट पार्ट्स ऑफ वर्ड्सवर्थ theory of diction. Finally, Collins points out parts of Wordsworth theory of diction was contradictory to his own practices. Far from being written in the real language of man, far from being written in the real language of man, Wordsworth poetry is composed in diction, which is impassioned, lofty and sustained. इस लाइन को आप याद रखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो ये रहा आपका फाइनल आंसर का पेज, ठीक है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।